जो आज वीडियो का टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। आप पूरा कन्फाइंड स्पेस समझ जाएंगे कि क्या होता है। टॉप 3 क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं जो हर इंटरव्यू में यूजुअली कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि कन्फाइंड स्पेस क्या है, कुछ एग्जांपल्स बताइए। सेकंड क्वेश्चन है कि डेंजर्स क्या क्या है कन्फाइंड स्पेस से। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, इंक्लूडिंग इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में क्या क्या देखा जाता है कन्फाइंड स्पेस की वर्किंग में। तो चलिए तुरंत इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं और आपको रेडी करते हैं कन्फाइंड स्पेस के ऊपर। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि कन्फाइंड स्पेस कोई भी इनक्लोज सरफेस होता है जिसके अंदर रिस्क ऑफ डेथ और इंजरी है या सीरियस इंजरी है। कोई भी रीजन हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है, फ्लैमेबल एटमॉस्फेयर हो सकता है, उसको कन्फाइंड स्पेस बोला जाता है। कुछ कन्फाइंड स्पेस बहुत आसान होते हैं पहचानने में, जैसे आपने साइलोज देख लिए। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने साइलोज लिखा हुआ है। साइलोज क्या होते हैं, इंक्लोज्ड है, क्लोज्ड है, एक डोर है, उससे अंदर जाना होता है और आप अंदर जाके काम करते हैं। उसके अंदर आपका ऑक्सीजन का भी कमी हो सकता है, आपके एक्सप्लोजन का भी चांस हो सकता है, कोई प्रेशराइज इक्विपमेंट का प्रेशर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपका एक कन्फाइंड स्पेस है। स्टोरेज टैंक, ये बहुत ही इजी है स्टोरेज टैंक पहचानना। रिएक्शन वेजल्स, इंक्लोज्ड ड्रेन, सीवर्स, ये सब कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे ओपन टॉप चैम्बर भी है, डक्टिंग वर्क भी है, ये भी एक तरीके के कन्फाइंड स्पेस होते हैं। लेकिन ये इजीली आप पहचान नहीं पाते, वो आपका नेचर ऑफ डक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो ऊपर मैंने बताया, स्टोरेज टैंक, साइलोज, रिएक्शन वेसल, इंक्लोज्ड ड्रेन्स, सीवर्स, ये सारे एग्जांपल हैं कन्फाइंड स्पेस के। और इसमें आपको ध्यान दीजिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एंक्लोजर्स विथ लिमिटेड ओपनिंग्स। सिर्फ आप जा सकते हैं और आ सकते हैं, लेकिन आपके पास इतनी सफिशिएंट ओपनिंग नहीं है जिससे कि आप बिना किसी बड़े खतरे के काम को कर सके। तो उस खतरे को हमको अवॉइड करना है। कौन कौन से खतरे हैं, डेंजर्स हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेंजर्स लिखा हुआ है कन्फाइंड स्पेस का। सबसे पहला लैक ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा पॉइजनस गैस और फ्यूम वेपर, तीसरा आप अगर देखेंगे कि कोई लिक्विड या कोई सॉलिड है जो उस स्पेस को फिल कर सकता है जहां पे आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप इसके अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं इस टैंक के अंदर, और पीछे से जो सप्लाई है वो इसमें आ जाए और उस टैंक को फिल कर दे, तो आपको ड्राउनिंग हो जाएगा और आप इस कन्फाइंड स्पेस के हैजार्ड को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीके का डेंजर है। फायर एंड एक्सप्लोजन, जैसा मैंने बताया, फ्लेमेबल वेपर्स की वजह से, वो भी एक खतरा है। डस्ट जो होती है जिसकी वजह से आपका डस्ट इंगल्फमेंट हो जाता है और आप क्या कहते हैं, सांस नहीं ले पाते, ब्रीथ नहीं कर पाते, वो भी आपका एक कन्फाइंड स्पेस का हैजार्ड है। हॉट कंडीशंस इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाए, वो भी एक डेंजर है कन्फाइंड स्पेस का। तो ये दोनों चीजें मैंने बता दी, क्या कन्फाइंड स्पेस होता है, क्या डेंजर है। अब देखते हैं कि इसको मिटिगेट कैसे करना है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि अवॉइड करने को बोला गया है कि कन्फाइंड स्पेस में आज की डेट में ड्रोन्स की टेक्निक अवेलेबल है, रोबोट्स अवेलेबल हैं, कैमराज ऐसे सेंसिटिव अवेलेबल है जो उस पोजीशन की आपको अगर इंस्पेक्शन कुछ करनी है, देखने जाना है, तो वो आपको ड्रोन्स के थ्रू, हम साइलोज में ड्रोन्स को उतार देते हैं, वो ड्रोन्स जाते हैं और उस जगह के इमेजेस कैप्चर करके आपको रियल टाइम में आपको बाहर दिखाते हैं। तो इस तरीके के कुछ काम करके आप अवॉइड कर सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में ना जाए। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस को इतना बड़ा कर दें इंक्लोजिंग की जगह कि वो कन्फाइंड स्पेस रह ही ना जाए। तो इस तरीके के काम आप करके कन्फाइंड स्पेस को सबसे पहला कंट्रोल अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट कंट्रोल, अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको अंदर जाना ही जाना है, तो आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना होगा, यानी एक रिस्क असेसमेंट प्रॉपरली करना होगा क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ मिलकर, जो बताएगी कि उस काम में क्या क्या खतरे हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन का खतरा है कि फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर का खतरा है कि ड्राउनिंग का हैजार्ड है कि सफोकेशन का हैजार्ड है, क्या हैजार्ड है वो यहाँ पे आपको बताएंगे। आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना ही पड़ेगा। ये नेक्स्ट स्टेप है। अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरवाइजर आपको करना पड़ेगा। तो जो सुपरवाइजर का काम रहेगा वो ये हर स्टेप पे चेक करेगा कि जो हमने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया है, जो हमने ये पहले वाले स्टेप में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किया है, जो रिस्क असेसमेंट किया है, उसके कंट्रोल्स लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। नाउ अभी आपने जब ये सुपरवाइजर का काम ये भी है, उसको ये देखना है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या कॉम्पिटेंट है, उनको उस खतरे के बारे में मालूम है या वैसा उन्होंने कभी काम किया है। अगर नहीं किया है तो उनको उसकी पहले जानकारी देनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये बताना है। आइसोलेशन जरूर करना है। और सॉरी, उससे पहले वाला क्लस्ट्रोफोबिया, ये वर्ड आप जरूर ध्यान रखिए।
कन्फाइंड स्पेस में पूछा जाता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कन्फाइंड स्पेस में जाने से डर लगता है, वो होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। और उन लोगों की जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उनको जब आप स्कबा वगैरह पहनाएंगे, जब स्कबा का सिलेंडर देंगे, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस देंगे, तो उनको घबराहट होने लगेगी। उनको जब कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए बोलेंगे तो उनको घबराहट होने लगेगी, जस्ट लाइक वर्क एट हाइट फोबिया। तो वर्किंग एट हाइट फोबिया जैसे होता है वैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया में आपको कन्फाइंड स्पेस में लोगों को दिक्कत लगेगी, तो आप उन लोगों को पहचानिए जिनको इस तरह की दिक्कत है, उनको कभी भी कन्फाइंड स्पेस में काम मत कराइए। आइसोलेशन जरूर चेक करिए कि जो इक्विपमेंट पे काम करने जा रहे हैं उसके डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो एनर्जी है वो आइसोलेट कर दी गई हो। उनका असर आपके इस इक्विपमेंट में जहां पे आप काम करने जा रहे हैं, जिस जगह पे काम करने जा रहे हैं, वहां पे कोई भी एनर्जी नहीं है। जैसे कि साइलोज में होता है, साइलोज में फीडिंग के लिए पीछे से एयर स्लाइड से मटेरियल आ रहा है। अभी आप साइलो के अंदर किसी को डाल दें और एयर स्लाइड से मटेरियल आ जाए तो इनगल्फ हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो एयर स्लाइड का आइसोलेशन लिया गया है कि नहीं लिया गया है, वो बकेट एलिवेटर का आइसोलेशन लिया गया है कि नहीं लिया गया है जो साइलो में माल डाल रहा है, या कोई और भी एनर्जी हो सकती है जो पीछे से आके आदमी को किल कर सकती है। क्लीनिंग बिफोर एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस टैंक के अंदर जाने से पहले आपको क्लीन करना है टैंक को पूरा, जिससे कि कोई फ्यूम कोई भी ऐसी कंडीशन ना रह जाए जिससे आदमी को डेथ होने का चांस बन सकता है। आपको साइज ऑफ एंट्रेंस भी जरूर चेक करना चाहिए कि अगर आपका मान लीजिए साइज ऑफ एंट्रेंस छोटा है तो आप स्कबा तो लेके अंदर जा नहीं सकते, तो आपको एयरलाइन रेस्पिरेटर देना होगा। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, तभी आप सही से रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे और कंट्रोल्स लगा पाएंगे। प्रोविजन ऑफ वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं, फोर्स्ड डाइल्यूशन दे सकते हैं, जो इंक्लोज सरफेस है उसमें कटिंग्स कर सकते हैं। ध्यान से करना है, सब कुछ पूछ के करना है। अगर डोर्स है तो उन डोर्स को ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एयर उस जगह की फ्लैमेबल एटमॉस्फेयर, आई एम सॉरी, अगर वहां पे फ्लैमेबल एटमॉस्फेयर है तो वहां पे आपको एयर एनरिचमेंट नहीं करना है, नहीं तो फायर का चांस बढ़ जाएगा। आपको वहां पे ये देखना है कि कैसे ब्लैंकेटिंग कर सकते हैं, और वेंटिलेशन वहां पे देना है जहां पे आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन है। प्रोविजन ऑफ ब्रीदिंग एपरेटस, आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रीदिंग एपरेटस बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है जब आपको आप जिस स्पेस में जा रहे हो वहां पे जब आप ब्रीथ नहीं कर सकते गैस की वजह से, फ्यूम की वजह से, वेपर की वजह से, तो वहां पे कभी भी आप डाइल्यूशन करने की कोशिश मत करिए, वहां फोर्स्ड वेंटिलेशन देके एयर का इंक्रीज मत करिए, नहीं तो वहां पे रिस्क ऑफ फायर और एक्सप्लोजन जरूर हो जाएगा। वहां पे आपको स्कबा देना चाहिए जिससे इंडिविजुअल उसको खुद के लिए ऑक्सीजन मिले, लेकिन उस एरिया में ऑक्सीजन का जो एनरिचमेंट है वो ना होने पाए। उसके बाद इमरजेंसी अरेंजमेंट, तो आपको देखिए रेस्क्यू हार्नेसेस देना है जो लाइफलाइन के साथ बंधे रहेंगे, कम्युनिकेशन के मीडिया देने हैं, वॉकी टॉकी, सेट ऑफ मोबाइल के ऊपर रिलाई मत करिए, क्योंकि कन्फाइंड स्पेसेस में कई बार आपको क्या कहते हैं कम्युनिकेशन सिग्नल्स नहीं मिलते, तो आपको वॉकी टॉकी से ही बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन क्या मीडिया होना चाहिए आपके पास, प्रॉपर वॉकी टॉकी होना चाहिए, अलार्म रेज करने का अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे कि इमरजेंसी में आप किसी को बचा पाओ। परमिट टू वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बताए वो तभी काम करेंगे, कंट्रोल मेजर काम करेंगे जब परमिट टू वर्क सिस्टम होगा और उसके अकॉर्डिंग उसमें पूरे ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इंप्लीमेंट किए जाएंगे ग्राउंड में। एयर की टेस्टिंग बहुत जरूरी है एंट्री से पहले, जिससे कि आप फ्लैमेबल एटमॉस्फेयर, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इनको मॉनिटर कर पाओ। प्रोविजन ऑफ स्पेशल टूल्स एंड लाइटिंग, अगर आपका मेटल का कंटेनर है तो आपको इलेक्ट्रोक्यूशन से बचाने के लिए 24 वोल्ट इंडिया में चलता है और 25 वोल्ट यूके में है, तो इनको इस तरीके के प्रोविजन इलेक्ट्रिकल टूल्स के देने होंगे जो इस वोल्ट के अंडर में ही हो, इससे ज्यादा ना हो। और अगर आपका फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है तो आपको नॉन स्पार्किंग टूल्स देने पड़ेंगे। नॉन स्पार्किंग टूल्स के लिए मैंने वीडियो अलग से बनाया, आप उसको देख सकते हैं। नाउ वाटर इमरजेंसी मेजर्स, तो लगभग सारी चीजें हमने कवर ही कर ली हैं कि कम्युनिकेशन का मीडिया होना चाहिए आपके पास, रेस्क्यू के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात फंसती है वो फंसती है कैपेबिलिटी ऑफ रेस्क्यूअर्स पे। तो रेस्क्यूअर्स जरूर आप ध्यान रखिए कि फिट होने चाहिए, कि जितने जरूरत है उतने रेस्क्यूअर्स होने चाहिए, और अगर आपको लगता है कि इक्विपमेंट को शट डाउन करना है तो शट डाउन भी कर सकें आप। लोकल इमरजेंसी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी पता करके रखिए, उनको बता के रखिए कि ये क्रिटिकल काम हो रहा है, जिससे कि इमरजेंसी पड़ने पे वो आपकी मदद कर पाए। फर्स्ट एड के प्रोसीजर यानी एम्बुलेंस वगैरह आपकी वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए वर्क प्लेस पे, जब इस तरह का कोई क्रिटिकल काम पड़ रहा है, यहाँ पे इमरजेंसी मेजर्स
की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो ये टॉप 3 क्वेश्चंस थे कि कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं, रिस्क डेंजर्स क्या क्या हैं और एग्जांपल्स क्या हैं, और लास्ट इमरजेंसी मेजर्स यानी कंट्रोल मेजर्स क्या लिए जाते हैं कन्फाइंड स्पेस पे। इन तीनों के मैंने आंसर इसमें आपको दिए हैं। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो।